हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सत्र में हम लोग विद्युत रसायन से संबंधित जो टॉपिक है विद्युत अपघटन पढ़ेंगे। अब ये विद्युत अपघटन क्या होता है, इसको ध्यान से सुने बच्चों। जब किसी विद्युत अपघट्य की, विद्युत अपघट्य का मतलब जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह विपरीत आवेशित जो आयन होते हैं वे इलेक्ट्रोडों की तरफ गति करते हैं, यानी आयन्स बनने वाले विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं। अब ये जो विद्युत अपघट्य होते हैं बच्चों, इन्हें हम जब जलीय विलयन में लेते हैं अथवा गलित अवस्था में लेते हैं और विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करते हैं, तो कैथोड पर अपचयन की प्रक्रिया होती है। ध्यान से सुनिएगा, कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? अपचयन की। और जो एनोड होता है उस पे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। अब बच्चों, जो विद्युत अपघटन कराया जाता है जिस सेल में, उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। अब ये जो विद्युत अपघटनी सेल का एनोड होता है धन ध्रुव होता है। विद्युत अपघटनी सेल का एनोड कैसा होता है? धन ध्रुव होता है और कैथोड ऋण ध्रुव होता है। ध्यान देना है, विद्युत अपघटनी सेल का एनोड धन ध्रुव होता है जबकि कैथोड ऋण ध्रुव होता है। इसके विपरीत बच्चों, जो वोल्टीय सेल होता है जिसे गैल्वानिक सेल, उसमें जो एनोड होता है वो ऋण ध्रुव होता है और जो कैथोड होता है वो धन ध्रुव होता है। अंतर समझ लेना, विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धन ध्रुव, कैथोड ऋण ध्रुव, जबकि वोल्टी या गैल्वानिक सेल में एनोड ऋण ध्रुव तथा कैथोड धन ध्रुव होता है। ये महत्वपूर्ण चीज है बच्चों। अब जब किसी विद्युत अपघट्य की विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धनायन कैथोड की तरफ गति करता है। धनायन किधर गति करेगा? कैथोड की तरफ, यानी विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर, और वहां पर पहुंचकर, कैथोड पर पहुंचकर अपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? अपचयित हो जाता है। इसी प्रकार जो बच्चों ऋणायन है वो किधर जाएगा? एनोड की तरफ, यानी विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर, और वहां जाने के बाद वह ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। तो अब जो मस्तिष्क में क्या रखना है कि विद्युत अपघटन के फलस्वरूप जो धनायन होता है वो किधर जाएगा? कैथोड की ओर, और वहां जाकर अपचयित हो जाता है। अपचयित यानी कि जैसे Mn+ है और ये N इलेक्ट्रॉन लिया तो M में बदल गया, और ये क्रिया कहाँ होगी? कैथोड पर। लेकिन अगर जो M है माइनस, ये क्या करेगा? जैसे Mn- है तो ये M में कन्वर्ट होगा। कब? जब ये N इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो अब ये प्रक्रिया कहाँ होगी? एनोड पर। तो एनोड पर कौन सी क्रिया हुई? ऑक्सीडेशन। और जो कैथोड है उस पर कौन सी क्रिया हुई? रिडक्शन। ध्यान देने योग्य बात है कि ऑक्सीडेशन की परिभाषा क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों के निकलने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण।
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने की प्रक्रिया को रिडक्शन कहते हैं। तो कैथोड पर हमेशा क्या होगा? रिडक्शन, और एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब बच्चों, किस धनायन पर अपचयन और किस ऋणायन का एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, यह धनायनों और ऋणायनों के अपचयन विभव पर निर्भर करता है। और बच्चों, इसी तथ्य पर जो वैद्युत अपघटन के उत्पाद होते हैं वो निर्भर करते हैं। इसको भी ध्यान में रखना है। यानी वैद्युत अपघटन के उत्पाद इस बात पर निर्भर करते हैं कि वैद्युत अपघट्य गलित अवस्था में हो रहा है या विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कहाँ हो रही है? जलीय अवस्था में हो रही है। तो यहां पर बच्चों जो उत्पाद होता है वो बदल जाता है। जैसे अगर हम लोग गलित सोडियम क्लोराइड और NaCl के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन कराते हैं तो दोनों प्रक्रियाओं में जो उत्पाद होते हैं वो भिन्न भिन्न बनते हैं। वैद्युत अपघटन के उत्पाद प्रयोग किए गए इलेक्ट्रोडों पर भी निर्भर करता है बच्चों। यानी विद्युत अपघटनी सेल में जो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं उस पर भी वैद्युत अपघटन के उत्पाद निर्भर करते हैं। अब बच्चों, अब जैसे हम लोग इतनी बात समझे और इस आधार पर हम लोग विद्युत अपघटन की परिभाषा दें तो विद्युत अपघटन की परिभाषा क्या होगी? ध्यान से सुने। किसी विद्युत अपघट्य की गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य की रासायनिक विघटन की प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। फिर से सुन लें। किसी वैद्युत अपघट्य की गलित अवस्था अथवा जलीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य की रासायनिक विघटन की प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। अब बच्चों, ये जो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया है इस पर कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी ऐसे कारक जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो इसमें नंबर 1 है इलेक्ट्रोड की प्रकृति। इलेक्ट्रोड की प्रकृति। अब बच्चों, इलेक्ट्रोड की जो प्रकृति होती है वह अपघटन के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद को प्रभावित करती है। अब यहां पर बच्चों ध्यान देना है कि जो वैद्युत अपघटन होते हैं उसमें 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। एक वह इलेक्ट्रोड होता है जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेता है और एक वह होता है जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। जैसे बच्चों कापर का बना हुआ इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेता है। जब कापर इलेक्ट्रोड को जलीय कापर सल्फेट में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस प्रकार वह भाग लेता है, यानी कि वह अभिक्रिया में भाग लेता है। लेकिन सिल्वर इलेक्ट्रोड भी अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में रखें तो वह भी अभिक्रिया में भाग लेता है। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो जो भाग लेते हैं उन्हें हम क्रियाशील इलेक्ट्रोड कहते हैं और जो भाग नहीं लेते उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? निष्क्रिय इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड हुआ, जिंक का इलेक्ट्रोड हुआ, सिल्वर का इलेक्ट्रोड हुआ, ये सब सक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। जबकि प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ये क्या कहलाता है? निष्क्रिय इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो ऐसे जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो केवल ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया के लिए सतह उपलब्ध कराते हैं। बात समझ गया?
और इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जो क्रियाशील इलेक्ट्रोड होता है उसके लिए उत्पाद अलग और जो निष्क्रिय इलेक्ट्रोड होता है उसके लिए उत्पाद अलग होता है। अब बच्चों दूसरा जो होता है वैद्युत अपघट्य में उपस्थित अन्य ऑक्सीकारक एवं अपचायक पदार्थ। वैद्युत अपघट्य में उपस्थित अन्य ऑक्सीकारक एवं अपचायक पदार्थ। अब बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि जो वैद्युत अपघटन का उत्पाद होता है वह वैद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित अन्य अगर ऑक्सीकारक या अपचायक उपस्थित है तो उस पर भी निर्भर करता है। तीसरी चीज है बच्चों वैद्युत अपघट्य की भौतिक अवस्था। वैद्युत अपघट्य की भौतिक अवस्था ध्यान देना है। अब बच्चों जो वैद्युत अपघट्य की भौतिक अवस्था जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का गलित हम लोग लेते हैं यानी फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड को हमने इतना पिघला दिया कि वो मेल्ट कर गया। अगर उसका वैद्युत अपघटन कराते हैं तो उत्पाद कुछ बनता है। और सोडियम क्लोराइड का अगर हम जलीय विलयन लेते हैं तो उत्पाद कुछ बनता है। तो इसको हम लोग अभी आगे एग्जाम्पल में बताएंगे कि सोडियम क्लोराइड का अगर गलित विलयन है, गलित है, उसका विद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा और जली है तो क्या बनेगा। अब नंबर 4 है लगाया गया वोल्टेज। लगाया गया वोल्टेज यानी बच्चों जब विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो उसकी एक वोल्टता होती है। तो कुछ ऐसे संभव इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनकी क्रिया करने की दर इतनी कम होती है कि कम वोल्टेज पर यह ज्ञात नहीं हो पाता कि अभिक्रियाएं हो रही हैं या नहीं। ऐसी अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो ध्यान ये देना है बच्चों कि वोल्टेज यानी जो हम विद्युत धारा की प्रयोग करते हैं उसकी वोल्टता भी सही होनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करेंगे जैसे अभी हमने कहा कि गलित सोडियम क्लोराइड द्वारा गलित सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है, और अगर उसी सोडियम क्लोराइड का हम लोग जलीय विलयन लेते हैं तो क्या बनता है। तो आइए देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों। गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन। अगर बच्चों गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो NaCl ये गलित है यानी फ्यूज्ड है। अगर जब इसको हम लोग वैद्युत अपघटन कराएंगे तो Na+ और Cl- बनता है। क्या बनता है? NaCl और Na+ और Cl- बनता है। अब Na+ कहाँ जाएगा? ये बच्चों कैथोड पर जाएगा और वहां जाने के बाद यह अपचयित हो जाता है। और Cl- कहाँ जाएगा? ये बच्चों एनोड पे जाता है और एनोड पर जाकर के यह ऑक्सीकृत हो जाता है। अब ध्यान दीजिए यहां पर बच्चों जो गलित सोडियम क्लोराइड है उसका जब हम वैद्युत अपघटन कराते हैं तो यहां पर सोडियम धातु बनती है और क्लोरीन गैस बनता है। सोडियम धातु बनती है और क्लोरीन गैस बनती है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होगा, तो गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर हमें सोडियम धातु प्राप्त होगी और एनोड पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होगी।
बात समझ में आ गई? तो यहां पर कैथोड पर कौन सी क्रिया हुई? अपचयन की क्रिया होती है बच्चों, जबकि एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। तो सोडियम आयन अपचयित होकर के सोडियम धातु बनाता है और क्लोराइड आयन ऑक्सीकृत होकर के क्लोरीन गैस बनाता है। इसी प्रकार बच्चों पिघले हुए लिथियम क्लोराइड LiCl से लिथियम प्राप्त होता है, वहां भी लिथियम की प्राप्ति होती है, क्लोरीन की प्राप्ति होती है। लेकिन बच्चों अब हम लोग बात करेंगे जलीय सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है। यानी यहां पर अब हम लोगों ने क्या ले लिया? जलीय सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों जो जलीय सोडियम क्लोराइड होता है उसमें NaCl Na+ और Cl- में टूटता है, और जो जल होता है वह H+ और OH- में टूटता है। तो यहां पर बच्चों यह सोडियम क्लोराइड टूटकर क्या दिया? Na+ और Cl-। चूंकि NaCl जलीय माध्यम में है तो जल भी टूटकर क्या देता है? H+ और OH-। अब बच्चों NaCl के विलयन में क्या क्या हो गए? Na+ हो गया, Cl- हो गया, H+ हो गया और OH- हो गया। यानी बच्चों यहां पर 4 आयन हो गए। अब इसमें बच्चों जो जल से प्राप्त होता है H+ आयन कैथोड पर अपचयित होते हैं। तो जब ये कैथोड पर अपचयित होगा तो क्या देगा? यह हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस। और ये अपचयन की प्रक्रिया कहां पर होगी? कैथोड पर। यानी कैथोड पर हाइड्रोजन आयन अपचयित होकर के क्या देता है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। अब जो सोडियम आयन है बच्चों उसका चूंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है, तो कम होने के कारण यह कैथोड पर अपचयित नहीं होगा, अर्थात सोडियम धातु कैथोड पर प्राप्त नहीं होती है। तो कैथोड पर क्या प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस। क्यों प्राप्त होती है इसका मैंने रीजन भी बता दिया, क्योंकि सोडियम का जो मानक अपचयन विभव होता है वह कम होता है। बात समझ गए? अब एनोड पर क्या होता है? अब बच्चों जल से जो प्राप्त होता है OH-। क्या प्राप्त होता है? OH-। अब ये जो OH- का एनोड पर ऑक्सीकरण होना चाहिए, क्योंकि यह भी नेगेटिव है, क्योंकि OH- आयनों का इलेक्ट्रोड विभव ये क्लोरीन आयनों के इलेक्ट्रोड विभव से कम होता है। पर वास्तव में एनोड पर क्लोराइड आयन ऑक्सीकृत होगा। तो अब एनोड पर जो क्लोराइड आयन है ये ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाता है बच्चों? क्लोरीन गैस बनाती है। और ये प्रक्रिया कहां होती है? एनोड पर। अब ध्यान दो, यहां पर जो क्लोरीन है वह ऑक्सीकृत हो गई और क्लोरीन गैस बना दी। तो एनोड पर हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीकृत नहीं होता, क्योंकि उसको ऑक्सीकृत होने के लिए अधिक वोल्टता की आवश्यकता होती है। अब बच्चों जो विलयन है उसमें जो स्वतंत्र Na+ है भाई ये, और प्लस ये, यानी ये दोनों क्या हुए? ना तो इसका अपचयन हुआ ना तो इसका ऑक्सीकरण हुआ। तो ये दोनों क्या हैं? स्वतंत्र हैं। और जब ये स्वतंत्र हैं तो मिलकर के क्या बना देंगे? NaOH। क्या बना देंगे बच्चों? NaOH बना देगा। और NaOH बनने के कारण इसका विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये अगर हम लोग जलीय सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम क्लोराइड जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ब्राइन, BRINE, ब्राइन भी बोलते हैं। तो अगर हम इसका विद्युत अपघटन कराते हैं तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, क्लोरीन गैस मिलेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो बच्चों अब तुम्हारे जो सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेकर के हमने बताया
कि अगर हम गलित का कराते हैं तो क्या मिलता है, सोडियम धातु मिलती है, क्लोरीन गैस। लेकिन हम लोग जलीय और थोड़ा सा यहाँ सांद्र लेते हैं, ये कैसा होता है, सांद्र। तो सांद्र जलीय विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्राइन। तो सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन का अगर हम लोग वैद्युत अपघटन कराते हैं तो क्या मिलता है, ब्राइन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, ब्राइन मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो देखा कि सोडियम क्लोराइड की जो अवस्था है, सोडियम क्लोराइड गलित अवस्था में है तो उत्पाद कुछ बनता है, और सोडियम क्लोराइड का सांद्र जलीय विलयन है तो वहां पर उत्पाद कुछ बनता है, यानी भिन्न उत्पाद बनते हैं। इस तरह से बच्चों आज आप लोगों ने पढ़ा वैद्युत अपघटन क्या होता है और वैद्युत अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और वैद्युत अपघटन के भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उत्पाद कैसे बनते हैं वो भी देख लिया। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोगों ने गलित सोडियम क्लोराइड का लिया और सांद्र जलीय NaCl का यानी ब्राइन का लिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, धन्यवाद।